एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच न्यू बॉडी हैज़ बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अब सेटअप करेंगे फिनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करने के बाद। ओके, और इनका काम क्या होता था? इनका मेन टास्क ये था कि ये कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते थे सीनियर मैनेजमेंट लेवल पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए। फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा, अब इस बॉडी को रिप्लेस करके फिनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का सेटअप किया जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो याद रखिएगा, मिस्टर टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और ये बॉडी क्या है? ये एक तरह की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग होता है, और इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किया है मार्क्यूस प्लेयर को, और अब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अगले 2 सालों तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं FATF के टी राजा कुमार। कंट्री भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री से हैं, तो ये सिंगापुर से हैं। हु हैज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां हमने बात की थी कि किस तरह से इंटरनल रेबेलियन की वजह से उद्धव ठाकरे को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा, और इनके रेजिग्नेशन के बाद अब नए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट के बन गए हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे। ओके, और याद रखिएगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किनको बनाया गया है? ये हैं बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है महाराष्ट्र स्टेट के? भगत सिंह कोश्यारी। Capstone, which was seen in the news recently, is a satellite launched by which space agency? तो Capstone किसका सैटेलाइट है? याद रखिएगा, नासा का है। अगर आपसे कंट्री पूछते, यहाँ पे आंसर हो जाता USA। Who has been appointed as the new chief of the intelligence bureau in 2022? तो IB के नए चीफ हाल ही में बन गए हैं मिस्टर तपन डेका। Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Direct Taxes, जिसको हम CBDT भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून 2022? तो GST रेवेन्यू जून मंथ के लिए फिर से बढ़ गया है, और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है 1,44,616 करोड़ रुपीस के पास। ठीक है, और ये सेकेंड हाईएस्ट है जब से GST इंप्लीमेंट हुआ है 5 साल पहले, तब से लेके आज तक। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में हमने देखा था कि ये कलेक्शन सबसे ज़्यादा था अब तक का, और ये वैल्यू थी 1,67,540 करोड़ रुपीस। ये हम अप्रैल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये 5वीं बार है जब जो मंथली GST कलेक्शन है उसने 1.4 लाख करोड़ रुपीस का मार्क एक बार फिर से क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1.45 लाख करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखते हैं इसमें। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, इनको इंक्लूड किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम में। ठीक है, तो ये जो नई फैसिलिटी है, इसके थ्रू ये प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट गवर्नमेंट बेनिफिट्स सभी अप्रेंटिसेस को। और पहले क्या होता था, जो कंपनीज थी वो अप्रेंटिसेस को पे करती थी पूरा अमाउंट, और उसके बाद ही रिइंबर्समेंट होता था गवर्नमेंट से। ठीक है, तो 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया गया,
ताकि जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होती है उसको कंट्री में प्रमोट किया जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग अप्रेंटिसशिप करने से घबराएं नहीं, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा इससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022। तो याद रखिएगा इंडिया हर साल 29 जून को सेलिब्रेट करता है स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। इसके बारे में हमने पीछे बात की है और इस साल के लिए थीम क्या थी स्टैटिस्टिक्स डे के लिए, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च की है इस पर्टिकुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट के अलावा इन्होंने अपडेटेड NIF 2022 भी रिलीज की है, साथ ही यूथ इन इंडिया पब्लिकेशन भी इसी दौरान इनका रिलीज हुआ है। तो सिंपली याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है इस पर्टिकुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। रैम्प स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था उद्यमी भारत प्रोग्राम में, जो कि कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में, और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था रैम्प स्कीम को, ठीक है। और रैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। तो कई बार अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप डेफिनेटली मिनिस्ट्री गेस कर सकते हैं। यहाँ पे MSME का टर्म आया था, इस वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है। और सेम इवेंट पे इन्होंने लॉन्च किए थे नए फीचर्स प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के, साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर स्कीम को भी, ओके। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट PGID। तो इसको हाल ही में रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और इस इंडेक्स में जो बेटर डिस्ट्रिक्ट थे वो कौन से थे, जयपुर, सिकार और झुंझुनू, ठीक है, ये राजस्थान से, फाइन। भारत NCAP इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। NCAP का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। इसके अंदर में एक्चुअली जो कार्स हैं उनको स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फाइन। तो NCAP का फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉप रैंक सिटी इन द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज के हिसाब से कौन सी सिटी ऐसी थी जो टॉप पे थी। तो इस पर्टिकुलर रैंकिंग में लंदन को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है फॉर स्टूडेंट्स जो कि बाहर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सियोल साउथ कोरिया से और म्यूनिक ये दोनों सेकंड पोजीशन पे थे और इस रिपोर्ट में डिफरेंट 140 सिटीज़ को रैंक किया गया वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अफोर्डेबिलिटी कैसी है, मतलब कोई स्टूडेंट अगर वहाँ जाके रह रहा है तो वो किस तरह कितना अफोर्ड कर सकता है, वहाँ का लाइफस्टाइल, फिर स्टूडेंट फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड क्या हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स इसमें मौजूद थे। याद रखिएगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट सिटी रही मुंबई और इसकी रैंक ओवरऑल क्या थी 103, ठीक है। और इसके बाद मुंबई को फॉलो किया बेंगलुरु ने और बेंगलुरु की रैंक थी 114, ओके। तो आपको दो चीज़ें इससे याद रखनी है। सबसे पहले टॉप रैंक सिटी कौन सी थी इसमें, लंदन, और इंडिया से कौन सी टॉप पे रही तो वो है मुंबई, ठीक है। रैंक भी याद रखिएगा 103। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बोश इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस इन विच सिटी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला स्मार्ट कैंपस बोश का कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर द फॉरेन एम्प्लॉयज एज पर द मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी मानी गई मुंबई को इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, ठीक है। और मुंबई की रैंक कितनी थी 127, और याद रखिएगा मुंबई को फॉलो किया था न्यू दिल्ली ने और न्यू दिल्ली की रैंक थी 155, ठीक है। और लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में कौन सी दो सिटीज़ थी इंडिया की, पुणे और कोलकाता। पुणे की रैंक थी इसमें 201 और कोलकाता की रैंक थी 203, ओके। विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू अचीव द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। इसमें हो जाएगा आंसर बेंगलुरु एक बार फिर से। और याद रखिएगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया से सिर्फ 4 सिटीज़ फीचर हुई हैं,
कौन कौन सी हैं ये? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई, ठीक है। और टॉप 5 सिटीज़ कौन सी थी इसमें? सबसे पहले था सिंगापुर, फिर सिडनी, फिर नेक्स्ट इज़ वेलिंगटन, फिर उसके बाद पर्थ और मेलबर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल ही रिवाइज किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कल रिवाइज किया फिर आज फिर से अचानक कैसे आ गया यहाँ पे। जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको कम से कम 10 बार रिवाइज कराऊंगी, ताकि जब वो क्वेश्चन एग्जाम में अपेयर हो तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगे हिट करने में करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला हो गया, फिर एक ये नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। यही रीज़न है बार बार रिवाइज कराने का। विच स्टेट इन इट्स बजट अनाउंस 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड? आंसर हो जाएगा पंजाब, राइट। पंजाब के बारे में एक चीज़ और क्या इंपॉर्टेंट हमने कल पढ़ी थी, याद रखिएगा। पंजाब ऐसा पहला स्टेट बन चुका है पूरी कंट्री का जिसने कि एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, ठीक है। विच इज द मोस्ट लाइबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स? तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से इसमें पहली सिटी रही जो कि सबसे ज़्यादा लाइबल थी वो है वियना, सेकेंड है कोपेनहेगन डेनमार्क से, और थर्ड सिटी रही ज्यूरिक स्विट्जरलैंड से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट? तो तनुजा निसारी जो कि डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के, इनको इस अवार्ड से प्रेजेंट किया है यूके पार्लियामेंट ने, ठीक है। क्यों किया? इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने दिया है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ आयुर्वेदा इंडिया के अंदर साथ ही बाहर दुनिया में, ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द अवार्ड्स एंड रिस्पेक्टिव अवार्डीज आर मैच्ड करेक्टली? तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि पेयर सही है या फिर नहीं, ठीक है। और ये 2022 के लिए है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी, क्या ये अवार्ड इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है? तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है रॉयल गोल्ड मेडल अदनान अबीदी, ये गलत है। एक्चुअली जो रॉयल गोल्ड मेडल है वो दिया गया है बालकृष्ण विठलदास दोषी को, ठीक है। तो सेकेंड का मैच इसके साथ होना चाहिए, ये गलत हो गया। थर्ड है पुलित्जर प्राइज दानिश सिद्दीकी, ये बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज बीवी दोषी, नहीं, क्योंकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये इंडिया की राइटर गीतांजलि श्री को प्रेजेंट किया गया है इस साल, ठीक है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक के लिए जिसका नाम है टोम ऑफ सैंड, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3, 2 and 4 गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवार्ड्स एंड द रिस्पेक्टिव अवार्डीज 2022 इज आर मैच करेक्टली? तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पेयर सही है या फिर नहीं। फर्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है डेविड एटनबरो को, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो नेक्स्ट 2 हैं ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों पेयर ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम? तो ये रिपोर्ट हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज की है और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है और लीडरशिप पोजीशन की तरफ मूव किया है इन लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब इसमें हम धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया वीक है अभी भी बहुत सारे पैरामीटर्स में रिलेटेड टू एटीएम एंड द कार्ड पेमेंट, ठीक है। तो इसको हमें अभी फिलहाल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा इस रिपोर्ट का ताल्लुक किसके साथ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एज बेंच मार्किंग, ये सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, आंसर हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज हैज़ बीन प्रपोज टू बी सेटअप बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो IRDAI एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये डेवलप करेंगे एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को। ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि हेल्थ क्लेम्स को सेटल करेगा, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के प्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो चेयरमैन है IRDAI के, कौन है? मिस्टर देबशीष पांडा। इन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि हम क्रिएट करते हैं एक वर्किंग ग्रुप जिसमें कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से लोगों को प्रमोट किया जाए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, ओके।
तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं या इस तरह के टर्म्स होते हैं उसमें अंदर क्या हो रहा है ये वनडे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे पूछेंगे कि ये रिपोर्ट या ये चीज़ें कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री या स्टेट से रिलेटेड है। ओके, तो याद रखिएगा ये 2 इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखती है। Which institution along with the World Food Programme launched a report titled as Take Home Ration Good Practices Across the State and the Union Territory? तो नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लॉन्च किया है अलॉन्ग विथ नबार्ड, और इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ अच्छे इनोवेटिव और गुड प्रैक्टिसेस प्रेजेंट किए जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए अगर हम टेक होम राशन वैल्यू चेन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स लॉन्च द ग्रैंड हैकेथॉन इन कोलैबोरेशन विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये एक तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसका एम है एक ओपन नेटवर्क क्रिएट करना बायर्स और सेलर्स के लिए, ताकि जो करंट ई कॉमर्स इकोसिस्टम है कंट्री में उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया है ग्रैंड हैकेथॉन को इन कोलैबोरेशन विथ नबार्ड, और ये जो इवेंट है ये 2 फेजेस में बेसिकली डिवाइड रहेगा। फर्स्ट है इसमें एग्री ग्रैंड चैलेंज और सेकंड है एग्री इनोवेशन हैकेथॉन। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये ई कॉमर्स को बेसिकली प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज हार्नेसिंग द ग्रीन हाइड्रोजन? ये रिपोर्ट रिलीज की थी कुछ दिनों पहले नीति आयोग ने, किस लिए? ताकि वेरियस सोल्यूशंस को फाइंड आउट करना ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, विच इंडियन क्रिकेटर क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन द टेस्ट क्रिकेट? तो जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट किया है और इसी के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर कर लिया है एक ओवर में एक टेस्ट क्रिकेट के दौरान। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 2 छक्के मारे थे और 4 चौके मारे थे। ठीक है, और एक ओवर में इन्होंने बनाए थे 35 रन्स। ठीक है, और ये इन्होंने कब अचीव किया है? ड्यूरिंग द 5th टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। और किसकी बॉल पे इन्होंने ये बनाया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के ये स्पीडस्टर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ वनडे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन? तो इसको बनाया है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने। कौन सी कंट्री के अगेंस्ट? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीरज चोपड़ा बेटर्ड हिज नेशनल रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो इन द पावर नरमी गेम्स हेल्ड इन विच कंट्री? तो हाल ही में ये गेम्स हुए थे फिनलैंड में, और इसमें नीरज चोपड़ा ने अपना जो जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड था जो इन्होंने ओलंपिक्स के दौरान बनाया था उसको बेटर कर लिया है। ठीक है, तो आपको वो फिगर यहाँ पे लिखना है कि अब वो नेशनल रिकॉर्ड इनका कितने मीटर्स का हो गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली लेड लेन ऑफ 75 किलोमीटर्स? ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया NH53 को डेवलप करने में, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? अमरावती से लेके अकोला इन महाराष्ट्र। और याद रखिएगा ये जो लेन है इसको बनाया गया सिर्फ 105 घंटे और 33 मिनट के अंदर, मतलब 5 दिन से भी कम लगे इसको डेवलप करने में। ठीक है, और इसी के साथ हमने कतर का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है। ओके, एज पर द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड रिसेंटली, which state or the union territory recorded the highest accident severity in 2020? तो एक्सीडेंट सीवियरिटी से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है कि कितने लोगों की डेथ हो रही है पर 100 एक्सीडेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स किल्ड अपॉन 100 एक्सीडेंट। तो इसमें सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट था? मिजोरम, फिर सेकंड था बिहार और थर्ड था पंजाब। ठीक है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ? तो एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हमें देखने को मिली है इंडिया में, और याद रखिएगा ग्लोबली एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है 66.7 लाख डेथ को हर साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच मंथ? तो हर साल सितंबर मंथ में हम 3rd सैटरडे को ये दिन ऑब्जर्व करते हैं, और याद रखिएगा सितंबर 17, 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करेगी दूसरे
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और लोकल कम्युनिटी के साथ, और ये साथ में मिलकर लॉन्च करेंगे एक क्लीनलीनेस कैंपेन जिसका नाम होगा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ठीक है, और ये जो कैंपेन है इसको रन किया जाएगा अलोंग इंडिया के इंटायर कोस्ट लाइन के। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर मंथ। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स देखते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022? तो ये डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को। ठीक है, तो इस साल ये दिन कब पड़ा था? 2 जुलाई को। फाइन, तो ये 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स था जो हमने सेलिब्रेट किया, और इस साल के लिए थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को, और इस साल के लिए थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मेन सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? ठीक है, उसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। Whoever, whatever, whenever, everyone has a right to seek safety is the theme of which international day observed in the month of June? तो ये थीम थी इस साल के वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की। ठीक है, और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल हम कब मनाते हैं? 20th जून को। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022? इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 14th जून को, और इस साल के लिए थीम थी ब्लड डोनेशन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू डेवलप अ 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क? तो एनटीपीसी ने इस एमओयू को साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ कि वो मिलकर डेवलप करेंगे 10 गीगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क राजस्थान स्टेट में। ठीक है, एम क्या है? जो टारगेट है 60 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करना 2032 तक, उसको बेसिकली अचीव करना। और याद रखिएगा जो एनटीपीसी REL है ये डेवलप करेगा इसके अलावा 4.75 गीगावाट कैपेसिटी का एक प्लांट कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड द न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, देशभक्ति एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को इंट्रोड्यूस किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और इस नए क्राइटेरिया के तहत जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा कि उनका माइंडसेट कितना चेंज हो रहा है अलॉन्ग विद अदर एकेडमिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हैप्पीनेस और देशभक्ति के करिकुला हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे क्लास 3 से लेके 8 तक के बच्चों के ऊपर। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 और 11 के, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कि उनके अंदर कितना देशभक्ति का माइंडसेट इम्पैक्ट कर रहा है और वो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड एज नारी को नमन? तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है इस स्कीम को, और एम क्या है? 50% तक का कंसेशन प्रोवाइड करना बस के चार्जेस के ऊपर हर वुमेन के लिए अगर वो ट्रैवल करती हैं विद इन स्टेट। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि 25 नए पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे वुमेन ड्राइवर्स के लिए इन द राइड विद प्राइड गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस। ठीक है, विच स्टेट टॉप्ड द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? तो इसको टॉप किया है आंध्र प्रदेश स्टेट ने। आंध्र प्रदेश को फर्दर फॉलो किया गुजरात ने, फिर हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब और तेलंगाना ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज इज द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश कंट्री का पहला स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है। 2022 रेजिलियंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल एसोसिएशन? ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा G7। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। विच इज इंडियाज मेजर सी फूड आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू? तो इंडिया ने शिप किया 13,69,264 मैट्रिक टन्स सी फूड का, और इनकी वैल्यू कितनी थी अगर हम रुपीज़ के टर्म्स में बात करें? 57,586.48 करोड़ रुपीज़। ठीक है,
इसको आप डॉलर के टर्म में कैसे लिखेंगे? 7.76 बिलियन डॉलर। और ये कब की हम बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग 2021 टू 22। ऑल्दो सिचुएशन उतने अच्छे नहीं थे इस साल, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा अमाउंट एक्सपोर्ट किया है सी फूड आइटम्स का। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो एक्सपोर्ट है रूपी टर्म्स में वो इंक्रीज कर गया है बाय 31.71%। और जो फ्रोजन श्रिम्प है ये मेजर फूड आइटम था इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू एक्सपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा यूएसए लार्जेस्ट मार्केट है फ्रोजन श्रिम्प का, सेकेंड प्लेस पे है चाइना और थर्ड पे है यूरोपियन यूनियन। ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इन 2022? तो ये है कंट्री यूएई, जो कि हमारी तीसरी सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। तो मैंगोज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने ये मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बहरीन कंट्री के साथ। अकॉर्डिंग टू द न्यू एस्टिमेट्स, बाय विच ईयर इंडिया विल अचीव अ टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट। तो ये हम अचीव कर लेंगे बाय 2030। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो इसको लॉन्च करती है नीति आयोग। और 2021 की बात करें तो इस इंडेक्स में टॉप पे था गुजरात, सेकंड पे था महाराष्ट्र और थर्ड पे था कर्नाटका। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट्स याद रखिएगा और कौन रिलीज करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।